इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने जो है पूरा उसका प्रोसेस फ्लो पढ़ा था। क्या था प्रोसेस फ्लो? सबसे पहले क्या होता है? नेम रिजर्व होता है। इसके बाद क्या होता है? सही है। और ना नेम कितने दिनों के लिए रिजर्व होता है? 60 डेज के लिए। और आर्टिकल और मेमोरेंडम बना के आप किसको देते हैं? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार क्या इशू करता है उस पर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, अब इनको डिटेल में देखते हैं कि क्या इसके अंदर इम्प्लीकेशंस आती हैं। अब नेम क्लॉज से रिलेटेड हम जो चीजें पढ़ते हैं कि नेम क्लॉज से रिलेटेड क्या रिस्ट्रिक्शन है। देखिए, नेम क्लॉज से रिलेटेड दो तरह की रिस्ट्रिक्शन है। एक तो वो कहता है कि ये तरीके के नाम हो ही नहीं सकते, सही है। अच्छा, दूसरे में वो ये कहता है कि ये नाम हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, सही है। अच्छा, आइए इसको एक एक करके बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइए, अगर जैसे KFC एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सही है, अगर मैं एक दुकान खोल के बैठ रही हूँ KFC लिख के, क्या तो क्या KFC वाले को एतराज होगा? मैं भी अगर बर्गर बेचूं, क्यों होगा उसको एतराज KFC वाले को? अगर मैं एक दुकान खोल के बैठ गया हूँ और KFC उसका नाम रख दूं, या मैकडोनल्ड रख दूं, हार्डीज रख दूं, कुछ भी रख दूं, XYZ, या स्टूडेंट बिरयानी रख दूं, कोई भी XYZ नाम रख दूं, तो क्या उसको एतराज होगा उसके ओनर को? क्यों होगा? क्यों होगा भाई? उसका नाम है। सिमिलर ने आप क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। हमारे घर के पास दुकान का नाम KFC है, कराची। अब वो तो असल में देखो, वो कर सकता है। इन लोगों के ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं। जब भी कोई भी ब्रांड होता है, तो हमारी कंपनी का क्या ब्रांड है? हमारी कंपनी का ब्रांड है, आप लोगों ने देखा भी होगा मार्केट्स में, फलक। अब फलक जब ये किसी भी दुनिया में कहीं भी जाके अपनी सेल करते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं। यहाँ से पैसा देते हैं उनकी अथॉरिटीज को, वो लोग ब्रांड को रजिस्टर करते हैं। फिर होता क्या है कि सिमिलर नाम का कोई भी चावल नहीं बेच सकता, ये ब्रांड रजिस्टर होता है। तो वो चाहे तो केस कर सकता है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक अलग चीज बेच रहा होगा, वो एक अलग चीज बेच रहा होगा, इस वजह से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो लॉ भी यही कहता है भाई देखो, आप ना उस तरह का नाम नहीं रखेंगे जो किसी को डिसीव करे, सिमिलर हो किसी से, सही है, या किसी की रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी को हर्ट करे। जैसे मिसाल के तौर पे कोई नाम रख देता है शिया लिमिटेड, सुन्नी लिमिटेड, इस तरह की अगर कोई कंपनियां बना देता है, तो वो कह रहा है भाई ये जो है आपकी रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी को, एहसासात को मजरू करेगा, हर्ट करेगा, तो ये इस तरह के नाम आप नहीं रख सकते। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगेन सेक्शन 10, सेक्शन 11 जो है बहुत थ्योरेटिकल है, इसमें से कोई सिनारियो बेस का चांस नहीं है। इसको लेकिन आप लोगों ने मेमोराइज करना, याद करना, जिस भी जबान में आप कहें इसको कर लेना। अगर कोई स्ट्रेट सवाल आता है, सेक्शन 10 जो 1 है, इसका चांस बहुत कम होता है। प्रायर अप्रूव वाले अक्सर जो है ये पूछ लेता है। देखो होता बात क्या है, जब उसको कभी कोई आसान सवाल बनाना होता है ना, तो वो थ्योरी के पास जाता है। जब उसको आप लोगों को फंसाना होता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो सिनारियो बेस में जाएगा, सही है। तो ये प्योर थ्योरी वाले सवाल है, यहाँ पे कुछ उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है जो फंसाए। तो वो आप अगर याद कर लें, अगर वो आ जाता है, तो वो आपके लिए मार्क स्कोरिंग होता है। आइए इसको देखते हैं। कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय नेम व्हिच इज आइडेंटिकल विद और रिजेंबल और सिमिलर टू द नेम ऑफ अ कंपनी, जिस तरह मैंने बताया आपको। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम बताएं, उस दिन ही मैंने डिस्कस करी थी। कराची स्टॉक एक्सचेंज का सिंबल था KSE। जब ये सारे मर्ज हुए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये तीनों मर्जर हुआ था इनका, और ये बन गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जब ये इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जब इनका एक नया नाम बन के आया, तो ये लोगों ने चाहा कि इनको सिंबल वो इसी तरह का मिले, PSE करके। लेकिन जब ये सिंबल के लिए ये लोग गए, तो इन लोगों को SECP ने डिक्लाइन कर दिया और बोला कि भाई देखो ये हम नहीं दे सकते। और फिर इनके पास क्या ऑप्शन था? एक्सचेंज में इसका नाम क्या? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ई के बाद पहला वर्ड क्या था? एक्स। तो इन्होंने क्या किया? इसको PSX बना दिया। इसका सिंबल है PSX है। अभी हम लोग रिसेंटली, हमारी कंपनी एक ट्रस्ट बना रही थी, तो जो हमारे सेठ साहब थे, डायरेक्टर थे, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान फ्री लाइब्रेरी इसका नाम हो। पाकिस्तान फ्री लाइब्रेरी, ये डिजिटल लाइब्रेरी की एक ट्रस्ट बना रहे हैं, सही है। हमने नाम के लिए अप्रोच किया, तो वहां से डिक्लाइन हो गया, सही। उन्होंने कहा नहीं। फिर हम दूसरा, हमारे पास ऑप्शन हमने दिया हुआ था नेशनल फ्री लाइब्रेरी, तो फिर उन्होंने कहा ये वाला नाम जो है आपका एक्सेप्टेबल है। ये बिल्कुल होता है, जब आप नेम रिजर्व कराने जाते हैं तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप बोल रहे हैं यार मैं एंग्रो सीमेंट बनाऊंगा। एंग्रो सीमेंट कोई कंपनी नहीं है, लेकिन एंग्रो का नाम चूंकि है, तो वो क्या होगा? डिसीव करेगा सामने वाले को, रिजेम्बलेंस भी क्रिएट करेगा और डिसीव भी करेगा। डिसीव क्यों करेगा? लोग समझेंगे क्यों डिसीव करेगा, आप बताइए। एंग्रो के ग्रुप कंपनी है, सही है। और सिमिलर क्यों है कि एंग्रो का नाम आ रहा है, तो दोनों चीजों की वजह से वो आपको बनाने नहीं देगा।
सही है। क्या क्या दूसरे में क्या कह रहा है, इनअप्रोप्रिएट हो, सही है। तीसरे में कह रहा है अनडिजायरेबल हो। अब इन दोनों को आप एक ही उसमें पढ़ सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट हो, अनडिजायरेबल हो या डिसेप्टिव हो। तो चौथे में कह रहा है डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज ऑफ द पीपल, जिस तरह मैंने बताया शिया लिमिटेड, सुन्नी लिमिटेड, इस तरह की अगर कोई बात है, मुस्लिम लिमिटेड, हिंदू लिमिटेड, इस तरह की कोई कंपनी का नाम अगर कोई रखना चाह भी रहा है तो वो आपको रखने नहीं देगा। इसके बाद कह रहा है एनी अदर ग्राउंड एज में भी स्पेसिफाइड, ये आपको जुमला दिखेगा, इसका मतलब होता है कि एससीसीपी को एक डेलीगेटेड पावर दे रहा है कि भाई चाहिए कोई इसके अलावा भी तुम करना चाहो तो कर लो। क्यों? क्योंकि ये एक्ट जो है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है। अब पार्लियामेंट के बाद छोटी छोटी चीजों के लिए आप बार बार नहीं जाते, वो तो बहुत बिजी है नो ट्रस्ट वोट में, सही है, उनके पास तो और कोई इसके अलावा काम नहीं है। अच्छा ये हो गए, सही है। अच्छा इसका ये वाले नाम क्या है, ये आप नाम रख ही नहीं सकते, इसमें कोई अप्रूवल वगैरह की जरूरत नहीं है, सही है, मतलब कि रख ही नहीं सकते। अब इसके बाद जो नाम बता रहा है वो कह रहा है कि इन नामों के लिए आपको क्या करना है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन लेना है। एससीसीपी का आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, जब जाके आप ये रख सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड अक्सर बार बार रिपीट होगा, पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है, चाहे तो अपने पास लिख भी लें, हेल्प। इसका डिक्शनरी मीनिंग है हेल्प, एसोसिएट करना, हेल्प करना, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। क्या कह रहा है प्रायर अप्रूवल, ये थोड़ा सेक्शन थोड़ा सा बोरिंग है ये, लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेक्शन है 11, 12 ये काफी, 13 ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये बोरिंग है, उसको थोड़ा हजम कर लें, अगेन बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल है, इसके अंदर कोई ऐसा टेक्निकल एलिमेंट नहीं है। अभी जो क्लास शुरू हुई है, अभी से घड़ी देखने का क्या फायदा, अभी से बोर हो गए आप। प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन शैल बी रिक्वायर्ड इफ द प्रपोज्ड नेम। अच्छा प्रपोज क्यों कह रहे हैं, देखिए लॉ को पढ़ने का तरीका आप बताइए, रात सबसे ज्यादा बोरियत लग रहा है आपको हो रही है, क्यों कह रहा है प्रपोज? इफ द नेम ऑफ द कंपनी भी तो कह सकता था, तीनों सोचो, प्रपोज क्यों कह रहे हैं? उसके लिए जा रहे हैं ना, उसमें बोल नहीं दे रहे कि यही नाम रखना है, वो बोले कि मैं ये नाम रखना चाह रहे हैं, तो उसमें प्रपोज कर रहे हैं। सही है, सही है, कॉन्सेप्ट सही है। आप बताइए क्या डायरेक्टर प्रपोज कर रहा है, अभी अप्रूव नहीं है। अप्रूव नहीं है, नहीं एक को कुछ और मैं सुनना चाह रहा हूँ, तुम बताओ अब्दुल्ला। सर अभी ये नाम अप्रूव हुआ नहीं है, वो तो वही वाली बात हो गई ना इनकी। तुम बताओ रेहान, कोई डिफरेंट बात? सवाल समझ नहीं आया। मैं इसमें लिखा हुआ है प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन शैल बी रिक्वायर्ड इफ द प्रपोज्ड नेम। व्हाई द वर्ड प्रपोज्ड इज यूज्ड, व्हाई द नेम ऑफ द कंपनी क्यों नहीं यूज हुआ? इफ द प्रपोज्ड नेम क्यों कह रहा है, द नेम कंटेन्स क्यों नहीं कह रहा? सही, मैं नहीं आपका आंसर कह रहा हूँ, गलत नहीं है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ। नाम अभी ऑफिशियली हुआ ना, देखिए तो आप सबने सही बात कही, लेकिन देखें अभी तो कंपनी बनी ही नहीं है, अभी तो कंपनी बनने के फेज में है, जब भी वो कह रहा है प्रपोज्ड। जब कंपनी बन जाएगी तो प्रपोज से निकल के फिर वो एक्चुअल नाम आ जाएगा। अगेन आप लोगों का आंसर किसी का गलत नहीं था, लेकिन जो मैं सुनना चाहता हूँ ये, अभी तक कंपनी बनी थोड़ी है, अभी तो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, जब भी वो कह रहा है प्रपोज नेम ऑफ अ कंपनी। सही है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन शैल बी रिक्वायर्ड इफ द प्रपोज नेम कंटेन्स एनी वर्ड सजेस्टिंग। अगर नाम जो वो प्रपोज कर रहे हैं अगर इस तरह कोई भी है तो उसमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगी। द पेट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेसिडेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट। अब आप चाह रहे हैं आपकी कंपनी का नाम हो मुशर्रफ लिमिटेड, सही है, अगर आपकी ओबामा से रिश्तेदारी है, आप कह रहे हैं यार ये ओबामा भी मेरा खालू लगते हैं, आप ओबामा लिमिटेड रखना चाह रहे हैं, सही है, तो इस तरह के अगर कोई भी नाम आप रखना चाह रहे हो रख लो, लेकिन क्या प्रायर अप्रूवल। अब बैकएंड पे करेगा क्या, वो बोलेगा जाओ उनकी कंसेंट ले आओ। बैकएंड पे इसमें नहीं लिखा हुआ, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी का नाम अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो जाहिर है वो जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब वो पार्टी देगी, आप इसको लेटर लिखेंगे, इसको बोलेंगे भाई आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो, हम आपके नाम से एक इदारा बनाना चाह रहे हैं, सही है, तो वो फिर आपको अलाउ कर देगा। दूसरे में कह रहा है एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट होता है ना, देखो गवर्नमेंट क्या होती है, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट जिसे आप एफजी कहते हैं, फिनिश गुड नहीं है, एक होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसे आप पीजी कहते हैं, सही है। अब इसके अंदर बहुत सारे इदारे होते हैं, फाइनेंस होता है, इनकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने बहुत सारे, आप लोग सिविक सेंटर सुना होगा, आप लोगों ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सही है, आप लोगों ने ये सुना होगा एफटीसी बिल्डिंग जो है टीडैप। अब ये क्या है, टीडैप क्या है, टीडैप इसके अंदर आता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, ये क्या है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये क्या है, इदारों के नाम है, केएमसी हो गया, सही है, इस तरह मल्टीपल नाम है। तो अगर इस तरह का नाम आपको जो है रखना चाह रहे हैं तो आपको जो है एससीसीपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर हुआ ये?
इसके बाद कह रहा है एनी कनेक्शन विद एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय और अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, एग्जांपल OGDCL। अच्छा, इसमें कह रहा है कि पहले वाले में ये बी और सी में क्या फर्क है, बताइए गानिया, बी और सी में क्या फर्क है? सर यहाँ पे लॉ की बात होगी, फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉ, ऊपर गवर्नमेंट की बात है। वहां पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊपर जो बात कर रहे हो कह रहे हैं गवर्नमेंट से कोई लिंक हो, नीचे कह रहा है गवर्नमेंट ने कोई कॉर्पोरेशन की बॉडी बनाई हो उससे अगर आपका लिंक हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया OGDCL, ये इदारा है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट इज अ लिस्टेड कंपनी, सही है, OGDCL, सही है। अगर इस तरह का आप कोई नाम रखना चाह रहे हैं तो आपको जो है SECP से इजाजत लेनी पड़ेगी। एस्टेब्लिशिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और टू फ्लोट अ मुदारबा, अगेन मुदारबा आप लोगों के डिटेल्ड कोर्स में आएगा, CA फाइनल। मुदारबा क्या होता है, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बस इतना भी समझ लें। एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन, एग्जांपल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सही है। अच्छा, ये मैंने खुद लिखा है, ये लॉ में नहीं लिखा हुआ था। क्या कह रहा है, एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन, हमने पीछे पढ़ के आए हैं सेक्शन 42 में आपको क्या चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है सेक्शन 42 वाली कंपनी में। तो कह रहा है अगर यहाँ भी आप कोई नाम रख रहे हैं तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन लेना पड़ेगा। जी कोई सवाल था आपका? पॉइंट डी नहीं पढ़ा। पैट्रोनेज ऑफ और एनी कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन गवर्नमेंट, सही है, कोई भी अगर आप RSS, ये क्या उनका इदारा है जिसका ये मोदी है, सही है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, WHO, यूनिसेफ, इस तरह के अगर आप कोई भी नाम रख रहे हैं तो आपको जो है इजाजत लेनी पड़ेगी। IMF, सही है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या है, ये जो है बाहर के इदारे हैं। अगर इस तरह का आप कोई भी नाम रख रहे हैं तो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगी। 4, 5, 6, 7 थोड़ा सा और मुझे भी इसी का कनेक्शन में इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सेक्शन 11 से बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर कह रहा है whenever a question arises as to whether or not the name of a company is in violation of the foregoing provision of the section, decision of the commission shall be final। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, जैसे अगर बोल रहा भाई नहीं हमारा तो नाम बिल्कुल सही था, इसमें तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, इसमें तो कोई डिसेप्टिव नहीं था, कोई इनअप्रोप्रिएट नहीं था, कोई किसी की रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी हर्ट नहीं हुई, ये तो गलत किया हमारे साथ रजिस्ट्रार ने, तो कह रहा है आप कमीशन को अपील करेंगे और कमीशन का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उससे आगे बहस आप नहीं करेंगे, डिसीजन कमीशन का फाइनल होगा। A person may make an application in specified form and manner with a specified fee to the registrar for reservation of a name for a period not exceeding 60 days। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं अभी, सही है, कि नाम जो है वो कितने दिनों के लिए रिजर्व होगा, 60 डेज। किस तरह होगा, जरा आप एप्लीकेशन देंगे, ऐसे नहीं कि आप ईमेल कर दें, उसको व्हाट्सएप कर दें, प्रॉपर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है नेम रिजर्वेशन का, वो आप भर के देंगे। इसके बाद कह रहा है when it is found that a name was reserved by furnishing false और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, जहां उसको लगे कि भाई आपने नाम जो दिया फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू दिया, विकल्प के तौर पे आपको NOC चाहिए थी, आपने NOC जाली बना दी, सही है, तो क्या होगा, सच रिजर्वेशन शैल बी कैंसिल्ड, कैंसिल हो जाएगी। इफ द कंपनी इज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड देन इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, राहत आप बताइए, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है? बताओ, तुम बताओ अब्दुल्ला। तो इनमें नाम रिजर्व हो गया कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, हाँ, अभी कंपनी बनी नहीं है, तो उसको रिजर्वेशन खत्म कर देगा। कब खत्म करेगा? अगर जब वो जो भी है, अगर उसने गलत तरीके से इनकरेक्ट, सही है। और दूसरे में क्या कह रहा है? और दूसरे वो कह रहा है कंपनी बन चुकी है और उसके बाद उसने इसका ये मतलब है अगर इनको बाद में भी पता चले, अगर बाद में भी पता चले कि NOC जाली थी, ये तो डिसेप्टिव था, ये इनअप्रोप्रिएट था, अनडिजायरेबल था, सही है, तो बाद में भी वो जाके अगर उनको बाद में होश आए तो बाद में भी जाके जो है वो इसको बोल सकते हैं कि आप नेम को करेक्ट करेंगे अपने। If the name applied for is refused by the registrar, the aggrieved person may appeal to the commission within 30 days of the date of refusal। सही है, ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल से 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है उसको अपील कर सकते हैं, किसको, कमीशन का। और ऊपर हमने पढ़ा था कि कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा, वेरी गुड। An order of the commission shall be final and it shall not be challenged in any court or other authority। इस पूरे सेक्शन को पढ़ें, फिर हम जो है सेक्शन 11 स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम नमाज का ब्रेक करेंगे। इस पूरे सेक्शन को पढ़ें, किसी का कोई भी सवाल है तो पूछें, इसके बाद हम सेक्शन 11 को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और अभी ये 2-3 टर्म से टेस्ट नहीं हुआ है, ये रेक्टिफिकेशन नेम वाले से उसने पूछा नहीं है, अभी पूछ सकता है इस टाइम में।
उसके एंड नोट में से क्यों पढ़ रहे हो, अपने एंड नोट में से पढ़ो, पढ़ लिया। अच्छा सो झांक के देख रहे हो मैंने कहा जी। मुदारबा में असल में एक ही सेटअप होता है, उसमें दो कंपनियां होती हैं, एक होता है मुदारबा, एक होता है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। सही है, तो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो उसको मैनेज कर रही होती है किसको, मुदारबा को। मुदारबा लिस्टेड होती है, मुदारबा मैनेजमेंट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है। ये इंशाल्लाह आप लोग जब सेफ है, दो अलग अलग कंपनी होती है लेकिन सेटअप एक ही होता है, दोनों का आपस में लिंक होता है। सही है, उसको मैनेज करना। बिल्कुल, वो बनती ही इसलिए कि जैसे फंड में होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इंशाल्लाह आप लोग ऑडिट में आएंगे बहुत सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। म्यूचुअल फंड में भी यही होता है, एक होती है एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक होता है फंड। फंड जो है वो लिस्टेड होता है, एएमसी जो है अनलिस्टेड होती है। अभी तो बहुत ऊपर से गुजर गई होंगी सारी बातें, गुजरनी भी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग आर्टिकल्स में जाएंगे। अभी इस दफा कौन कौन इंटरव्यू देगा, आप देंगी? नहीं, तुम लोग भी नहीं ना। अभी रात आप भी, अभी ये वाली अटेम्प्ट नहीं है ना आपकी, अगली होगी इंशाल्लाह। चलो इंटरव्यू जब भी देने जाएं टीचर से जरूर कंसल्ट करके जाइए, कोई भी हो जिससे आपको दिल चाहे जरूर पूछ के जाएं कि मैं इस फॉर्म में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारीकियों होती हैं, अरे अब हम या बाकी जितनी भी टीचर्स हैं वो सब इस प्रोसेस से गुजरे में, तो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। और बिग 4 का अपॉर्चुनिटी जिसको मिलती है वो तो बिल्कुल ही से कहते हैं ना, कोई भी चांस ना लेके, कोई भी ऐसा एरर अपने पास से ना करे कि जिससे वो अपॉर्चुनिटी लूज हो। और बिग 4 भी ख्वाब हो गया है बच्चों के लिए, इतना बच्चा आ गया है, बिग 4 अब ख्वाब बन गया है। फर्ग्यूसन में टेस्ट होता है, सिर्फ केपीएमजी और ईवाई में इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। अगर आपकी शक्ल पसंद आ गई तो वो बुला लेंगे, अगर आपकी शक्ल पसंद नहीं आई तो उन्होंने आपको कटा देना है। भाई जाहिर सी बात है, ऐसी होता है ना, आप टेस्ट दे रहे हैं तो एक क्राइटेरिया आपने रख लिया ना कि 100 बच्चों ने टेस्ट दिया और उसमें हर तरह का बच्चा बैठ रहा है। सही है, जो मतलब एफटीएस को क्वालिफाई कर रहा है। अब जाहिर वो एक जैसे कहते हैं एक असेसमेंट के थ्रू आ रहा है। अब आपके पास एप्लीकेशन आई है, इसमें तस्वीर लगी हुई है, उसका कैफ लिखा हुआ होगा, सॉरी एफटीएस लिखा हुआ होगा, और क्या होगा, उस बेसिस पे आप बुला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया पे डाउट क्वेश्चन मार्क है ना। मतलब आपके पास 1000-1200 आई हैं, आप उसमें 20 को बुला रहे हो, 20 को आप क्या देख के बुला रहे हो? पर्चियाँ नहीं, पर्चियाँ वैसे भी बहुत चलती हैं, पता है आपको, पर्चियाँ वैसे भी बहुत चलती हैं। आपका कोई रेफरेंस है, आपको बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। अजान इन कर देते रेफरेंस तो फिर रेफरेंस है ना, पर्ची तो फिर पर्ची है, तो उसमें फिर आपको क्यों वो करेंगे? डिपेंड करता है रेफरेंस भी किसका है, पता है, डिपेंड करता है। रेफरेंस किसी सीनियर पार्टनर का है तो फिर तो इंटरव्यू खाना पूरी के लिए होता है, लेकिन अगर किसी मैनेजर का है तो हो सकता है सिर्फ इंटरव्यू चांस दे रहे हो, फिर वो असेसमेंट होगी आपकी प्रॉपर। एक जमाने में ना जब फर्गुसन में इंटरव्यू होता था ना, शब्बार साहब खुद भी लेते थे। अब शब्बर जैदी साहब का एक प्रेशर था, बच्चा देख के आधा वहीं टाइम हो जाता था शब्बर जैदी साहब को। उनकी शक्ल भी मतलब इतना सीरियस रहते हैं, वो आंखें भी उनकी थोड़ी सी शब्बर जैदी, यार शब्बर जैदी टैक्स के चैंपियन समझे जाते हैं, एफबीआर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो वो अच्छा, वो कभी भी ना बच्चे को उनका एक हिंट होता था, यार तुम चलो तुमने कुछ सही बताया है, चलो देखते हैं तुम्हारा, ये उन्होंने बोल दिया समझो हो गया उस बच्चे का। हाँ, किसी को बगैर कुछ बोले भगा दिया, समझो उसका नहीं हुआ। अब शब्बर जैदी साहब का एक लेवल था, बच्चा नाम सुन ले वैसे ही आधा परेशान हो जाता है, शब्बर जैदी साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। फर्गुसन में शुरू से पार्टनर इंटरव्यू लेते थे, अभी का मुझे नहीं पता, 30-35 पार्टनर थे उनके, तो लाजमी जो फाइनल इंटरव्यू एक एचआर लेता था फर्गुसन में, इसके बाद पार्टनर लाजमी लेता था। पार्टनर भी एक नहीं 2-3 एक साथ बैठते थे। अब जा रहे बच्चा यार, छोटा सा बच्चा है वो, उसके सामने 3 पार्टनर बैठा दोगे। अब पार्टनर को आपकी शक्ल पसंद ना आए तो डायरेक्ट गुस्सा था इकोनॉमिक्स में। भाई मॉडल डी के सब्जेक्ट कौन से थे? लॉ था, कॉस्टिंग था, आईटी था और ऑडिट था। अब बच्चे ने पढ़ा होता था, ये उसको याद होता था। अब उसको शक्ल आपकी पसंद नहीं आए ना, तो वो आपको पुराने मॉडल के सब्जेक्ट में घुस जाता था। इकोनॉमिक्स में ये बता दो, क्यूटी में ये बता दो, मतलब इसका मतलब आप बिल्कुल पसंद नहीं आए उसको। हाँ, ये एक इंडिकेशन होता है। बाकी अगर मैं आपसे क्यूटी के सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल पसंद नहीं आए उसको, आपको वो कटाना चाह रहा है। आप समझ जाए मतलब टाइम पास कर रहा है आपका भी अपना भी, कि आपको बुरा ना लगे, उसके बाद वो कटा देगा। वो है समय दोस्त के साथ हुआ तो बेचारा इतनी बड़ी तैयारी करके गया,
और वो जब बैठा जाके, अब वो कह रहा है उसने एक सवाल मॉड्यूल डी का नहीं पूछा। अच्छा, वो पूछते भी थे, पहले का ट्रेंड क्या था कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब बच्चे ने बोल दिया फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो फिर उसमें से पूछते थे, इतना तक वो लेवरेज देते थे एग्जाम। वो उस जमाने का ट्रेंड था। हाँ, वो तो मतलब एक फिर भी आपको आपके कंफर्ट जोन में रख के, अगर बजा भी रहा है आपकी, तो आपकी कंफर्ट जोन में रख के बजा रहे हैं ना आपकी। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि आपने बोला कुछ और वो पूछ कहीं से रहा है। ऐसे बच्चे अक्सर कॉस्टिंग बोलते थे, वो कॉस्टिंग की डेफिनेशन पूछना शुरू हो जाते थे। अब आपकी लग के आपको कॉस्टिंग की डेफिनेशन वो याद है, आपने तोते की तरह सुना दी, हो गया। बड़े वर्स्ट इंटरव्यूअर्स थे एक जमाने में हमारे, अल्लाह माफ करे, ये सारे पार्टनर तो नहीं। डेफिनेशंस पे आप कभी भी बच्चे को असेस नहीं करते, आप बच्चे की पर्सनैलिटी देखते हैं, उसका उठना, उसका बैठना, उसके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, आप ये पूछें। अगर आप उससे बोल रहे हैं कि यार ये कैम की डेफिनेशन सुना दो, मॉडिफाइड ओपिनियन की डेफिनेशन सुना दो, तो यार आपका क्या क्राइटेरिया, जब CMS का मतलब आप रट्टे को ही प्रमोट कर रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। अब का मुझे नहीं पता आप किस तरह असेसमेंट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इसी तरह असेसमेंट होती थी, जाके डेफिनेशन उन लोगों को सुना दो, और जिसकी डेफिनेशन तोते की तरह याद होती थी वो बड़े आराम से इंडक्ट हो जाता था, जो कि ये बड़ा बेकार तरीका था, लेकिन एक ज़माने का तरीक़ेकार यही था। हमारा टाइम बहुत अच्छा था यार, जो फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा होता था उसका ईवा में भी होता था, उसका फर्गुसन में भी होता था, फिर वो ईवा को लात मारता था और फर्गुसन में जाता था। लिटरली कोई मिले ना आपको 2014-15 में जिसकी आर्टिकल स्टार्ट हुई, उससे पूछ लेना जो फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा हो। अब तो भाई बहुत मुश्किल हो गया, हर चीज़ डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स के रूल पे चलती है, पता है। अच्छा, आइए पढ़ते हैं इसको। पहले डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, अब उल्टा हो गया है। अब सप्लाई इतनी है और डिमांड कुछ भी नहीं है। एक वैसी बिग फोर चलेगी, डिलॉयट वैसी ही मरहूम हो गई। आइए सेक्शन 11 पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, ये सेक्शन 11 रेक्टिफिकेशन और सेक्शन 12 चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। सही है, दोनों पढ़ के फिर हम आपको जो है इसको पहले तो दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए अब ना इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो गई हैं। ये सेक्शन 10 बहुत बोर है, मुझे पढ़ाते भी बहुत बोरियत होती है, लेकिन अब क्या करें, है तो पढ़ाना है और पढ़ना भी है। सही है, सेक्शन 10 को भूल गए, सेक्शन 11 पे है रेक्टिफिकेशन ऑफ अ नेम ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल नमाज के ब्रेक करते हैं। A company which is registered by a name in contravention of the provision of this act or the name was obtained by furnishing false or incorrect information. Contravention of the provision of this act का क्या मतलब है? तो इसका मतलब जो प्रोविजन है उसका, वाह क्या बात है, तुम बताओ यार इसके मुताबिक नहीं। क्या मतलब ये तो तुमने उर्दू तर्जुमा कर दिया ना, बताओ इसका क्या मतलब है रयान। कि प्रोविजन ऑफ द लॉ के कॉन्ट्रावेंशन के तहत बना है नाम, क्या मतलब है इसका? राहत आप बताइए, आप बताइए। पीछे बोला हुआ है सेक्शन नंबर 10 में जो प्रोहिबिशन है उसका हमने मतलब वेरी गुड, यही तो जवाब है इसका भाई। जो सेक्शन नंबर 10 में उसने सारी बातें करी है, मतलब आपका नाम डिसेप्टिव है, आपका नाम अनडिजायरेबल है, आपको प्रायर अप्रूवल लेनी थी, आपने इस तरह से घुमा दिया, प्रायर अप्रूवल नहीं ली, डॉच कर दिया, या आपने फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है कंपनी नेम को लेने में, तो क्या होगा आइए देखते हैं क्या कह रहा है। मे चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, शाल चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। मेरा आप सबसे सवाल है, आप सब पहले इसको पढ़ें और ऑनलाइन वाले ही पढ़ें, यहाँ पे मे क्यों कह रहा है और शाल क्यों कह रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगेन देखिए, लॉ को पढ़ना सीखना है, पढ़ा के मैं चले जाऊंगा कोई मसला नहीं है, आपने सीखना है कि क्या इंटरप्रिटेशन सीखें लॉ की। पढ़िए राहत आप भी, और मुझे बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे ही बताएं कि क्यों ए में मे कह रहा है, क्यों बी में शाल कह रहा है। पहले वर्ड से पढ़ें, अगमनी विच इज रजिस्टर्ड से लेके यहाँ डायरेक्शन तक पढ़ें। 1 मिनट दे रहा हूं मैं। पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया। आप बताओ, सबसे पहले आपने हाथ खड़ा किया। सर मे चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल रजिस्ट्रार, मतलब कि अपील फाइल करने से पहले अगर कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन और जब अपील एससीबी का डिसीजन आ जाए तो फाइनलाइज हो, तो उसके बाद स्टेटमेंट नहीं पड़ेगा। तो ये मे जो है वो अपील फाइल करने से पहले, और अपील फाइल करने से पहले क्या मतलब है, मतलब मैं समझा नहीं। अपील फाइल करने से पहले का क्या मतलब है? विद इन 30 डेज। नहीं गलत। आप बताइए राहत। सर इसमें जो है जो मे चेंज वाला पॉइंट है उसमें ये बोल रहा है कि अभी रजिस्ट्रार ने वो डायरेक्ट नहीं किया है, उसको लगा कि भाई डिसेप्टिव है तो मुझे चेंज कर लेना चाहिए, वो कर सकता है। सही है। और शाल में क्या कह रहा है? उसमें ये कि रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दे दिया है तो अब उसको करना ही करना है। सही है, आप बताइए।
तो इसका मे वाले का मतलब ये है कि वो चाहे तो खुद रजिस्ट्रार के अप्रूवल के साथ कर सकता है, मतलब अपने लिए खुद नेम सेलेक्ट करके सही है, करवा के कर सकता है। सही है। और शेल में ये है कि वो चेंज तो करेगा ही करेगा। नहीं, दोनों में मुझे फर्क क्लैरिटी नहीं आई। जैसे इन्होंने अपनी बात करी, मुझे अभी मैं बताऊंगा गलत है सही है, लेकिन इनके मतलब जुमले में ना क्लैरिटी थी, आपके जुमले में क्लैरिटी नहीं। अगेन देखिए, उर्दू में जो आप बोलते हैं ना, अल्टीमेटली आप पेपर में अंग्रेजी में वही लिखते हैं, वही आपका जहन कन्वर्ट करता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं जब सवाल चेक कर रहा हूँ तो बच्चे के सवाल में क्लैरिटी नहीं आती, जवाब में क्लैरिटी नहीं आती, वेवर्ड जा रहा होता है, वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। मैं आपको एक दफा और मौका देता हूँ, पहले अब्दुल्ला से सुन लूँ, आप अपने जुमले को दोबारा रिपीट करिएगा। बताओ अब्दुल्ला क्या है? मे चेंजर्स नेम में इसने रजिस्ट्रार ने भी बोला नहीं उसको, कहानी सही है, तो कर सकता है। सही है। और शेयर चेंजर्स नेम में रजिस्ट्रार ने इसको डायरेक्ट कर दिया, तो अब उसको बराबर चेंज करना पड़ेगा। अल्लाह का सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, जाके मैच देखो। सही है। एक ऑनलाइन से भी जवाब आया है, सही है। हाँ जी, अब आप बताइए, रिफ्रेश करिए। सर ये समझ में आ रहा है कि वो चाहे तो अपना नेम चेंज कर सकता है रजिस्ट्रार से, चाहे तो। लेकिन दूसरे वाले में ये है कि उसे करना पड़ेगा अगर वो रजिस्ट्रार से खोले। सही है। अच्छा, आप तीनों का जवाब सही है। मे में वो कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है तो वॉलंटरीली खुद कर लें। शाल में कह रहा है कि इसमें आपने नहीं किया, या तो आप जेरो शेयर बने या आपको पता ही नहीं चला, रजिस्ट्रार ने आपको पकड़ा। अगर रजिस्ट्रार ने आपको पकड़ लिया तो फिर वो आपसे पूछेगा नहीं, वो आपको डायरेक्शन देगा। शाल हमेशा याद रखिए, मैंने पहले ही बताया था कि एससीसीपी अपने उससे कभी कोई बात कंपनी को बोलेगा या रजिस्ट्रार के थ्रू कहेगा कि ये काम करना है, तो हमेशा शाल का वर्ड यूज करेगा, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा। लॉ में कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा आपसे, लॉ कानून है बना है, ये आपको फॉलो करना है। सही है। तो जब भी वो जो है हमेशा कोई भी अपने तौर पे कोई बात कहेगा कि ये करना है वो करना है, तो वो शाल का वर्ड यूज करेगा। आप तीनों के जुमले सही थे, मैं बस ये वेट कर रहा था थोड़ा सा आप इसको कंस्ट्रक्ट बेहतर तरीके से कर लें। इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया इन फ्यू वर्ड। सबसे अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया कि मे में ये है कि वॉलंटरीली वो खुद कर ले। ये ऑनलाइन वाले बच्चे ने भी सही लिखा है कि मे में ये कि वॉलंटरीली खुद कर ले। शाल में ये है कि भाई अब एससीसीपी ने आपको पकड़ लिया, रजिस्ट्रार ने आपको पकड़ लिया, अब आपको करना ही करना है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर आपको करना ही करना है। क्लियर हो गया यहां तक? रेक्टिफिकेशन था ये। रेक्टिफिकेशन क्या क्या मतलब होता है? अंग्रेजी का तर्जुमा करो, आप करो। हाँ, टू करेक्ट। सही है। यहाँ पे क्या करेक्शन हो रही है, करेक्शन हो रही है। यहाँ पे गलती थी, वो गलती जो है सही हो रही है। या तो आप खुद कर लेंगे विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, या आप जो है रजिस्ट्रार ने अगर आपको पकड़ लिया तो आप उसके कहने पे कितने दिनों के अंदर करेंगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट। नहीं बोला, डायरेक्शन बोला। आगे क्या है? द रजिस्ट्रार शैल प्रोवाइड द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रपोज्ड डायरेक्शन। वो बोलेगा रजिस्ट्रार जो है एक अपॉर्चुनिटी देगा कंपनी को कि बताओ तुम अपने हक में कोई सफाई बयान करना चाहते हो। बिफोर गिविंग डायरेक्शन वो पहले तो आपको शो कॉज नोटिस देगा। होता क्या है? प्रैक्टिकली शो कॉज नोटिस देता है, जो देखो आपने इस सेक्शन के नॉन कंप्लायंस करी, अब आप जवाब दें। आप जवाब देंगे, अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो छोड़ देगा आपको, अगर उसको लगता है नहीं यार ये तो नॉन सेटिस्फैक्ट्री मुझे घुमा रहा है, तो वो आपको जो है शो कॉज, फिर वो आपको डायरेक्शन देगा कि आप इसको इस सेक्शन की तरफ नहीं गलत करें, नॉन कंप्लायंस किए, आप जो है इस पर डायरेक्शन में देता हूँ कि आप अपना नेम चेंज करें, और आपको 30 दिनों के अंदर रेहान नेम को चेंज करना पड़ेगा। सही है। इसके बाद कह रहे हैं द कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लायंस विद द डायरेक्शन इशूड अबव विद इन 30 डेज the registrar may enter on the register a new name for the company selected by him and issue a certificate of incorporation on change of name। देखो कितनी कड़क बात उसने करी। उसने कहा कि सही है, अगर हमने डायरेक्शन दी फिर भी आपने चेंज नहीं किया तो 30 दिन के बाद मैं खुद ही आपका नाम बदल दूंगा, खुद ही आपका नाम बदल के आपके जो मेरे रिकॉर्ड है उसमें आपका नया नाम डाल दूंगा और नया नाम का आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा कि ये आपका नया नाम हो गया है। सही है, समझ में आया? क्या था इसके अंदर? सबसे पहले बात इसने क्या करी, या तो आप में रेक्टिफिकेशन में सबसे पहली बात क्या करी इसने, अगर मैं इसको थोड़ा सा बुलेट पॉइंट में ड्राफ्ट करूं, मे चेंज का क्या मतलब है? वॉलंटरीली। सही है। फिर बोला शाल चेंज, मतलब क्या? ये क्या है? ऑन डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। सही है। अब इन दोनों के बाद इसमें उसने क्या बोला? अगर इसको मैं आगे लेके जाऊं, विद इन 30 डेज। सही है, विद इन 30 डेज आपको करना है। और यहाँ पे क्या बोला? वॉलंटरीली विद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार।
उसको आपने इन्फॉर्म रखना है, सही है। ऐसा नहीं कि आप उसको कटा दें, आपको उसको इन्फॉर्म रखना है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, इसके बाद इन दोनों केसेस में वो बोल रहा है, बल्कि नहीं इस केस में बोल रहा है वो क्या, अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी बिफोर डायरेक्शन। सही कह रहा हूं मैं? अगेन एक स्केच बना रहे हैं हम, चाहे तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, याद करने का आसान तरीका होता है। मे चेंज वॉलंटरीली विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्टर, शैल चेंज ऑन डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डायरेक्शन। सही है। और इस केस में क्या कह रहा है, इसी की कंटिन्यूटी में क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर इशूइंग डायरेक्शन। सही है। आखिरी बात उसने क्या करी इसके अंदर, ओवरऑल इफ द कम अप अगेन, ये भी इसी के कनेक्शन में, ये भी इसी के कनेक्शन में। अगेन देखिए पढ़ना सीखना हमने, यहां से कनेक्शन नहीं बन रहा है इसका, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्यों नहीं बन रहा है यहां से कनेक्शन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? सर उसने तो कह दिया ना करने को, अब क्या बना? नहीं ये इससे क्यों नहीं बन रहा, मे चेंज से क्यों नहीं बन रहा इसका कनेक्शन? सर क्योंकि वो अपनी वहां पे मर्जी से कर रहा है, वहां कोई डायरेक्शन नहीं मिली उसको, तो वो क्यों उसको सुनेगा? वो तो खुद कर रहा है ना, वो तो मान रहा है बात को, खुद ही मान रहा है, वॉलंटरीली मान रहा है। अच्छा यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा अपनी गलती तो चल कर लेगा। अगर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं करता, डायरेक्शन भी मिल गई और डायरेक्शन को भी कंप्लाई नहीं किया, तो फिर क्या होगा, रजिस्ट्रार विल चेंज हिमसेल्फ, विल चेंज नेम हिमसेल्फ and issue a certificate on change of name। ये इस सेक्शन का पूरा क्रक्स है। और अगेन देखिए हमें कनेक्शन बनाने, लॉ में हमें सबसे पहले जो चीज समझनी है कनेक्शन। मे चेंज वॉलंटरीली विद अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, शैल चेंज ऑन डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार विद इन 30 days। सही है। अब रजिस्टर डायरेक्शन देने से पहले क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर डायरेक्शन इज इशूड टू द कंपनी। सही है। फिर इसके बाद क्या, अगर डायरेक्शन भी दे दी फिर भी उसने नहीं माना तो क्या होगा, रजिस्ट्रार विल चेंज नेम हिमसेल्फ एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑन चेंज ऑफ नेम। इसको कॉपी कर लें, फिर नमाज ब्रेक करते हैं, नमाज के बाद आके वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन चेंज ऑफ नेम पे हम करते हैं। चेंज ऑफ नेम ऑफ अ बाया कंपनी पढ़ेंगे, सेक्शन 13 पढ़ेंगे, 22 to 24 ये बेकार सेक्शन है, इसको मैं जैसे रीड कर लूंगा, इसको आज के बाद कभी नहीं पढ़ना, जस्ट मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए रीड कर लूंगा। 12-13 हमने पढ़ना है, इसके बाद 22-24 है, लेकिन ये बेकार सी चीज़ है कि इसमें ये नाम होना चाहिए, नाम बाप का नाम और ये वो, ये सब आज तक नहीं आया। मैं 2012 या 13 में मैंने अटेम्प्ट दी थी, उससे पहले भी कभी नहीं आया था ये, और ये बेकार सी चीज़ है, एक बहुत एडवांस लेवल पे आ गया है। कॉपी कर लें, ऐसे स्केचेस बना लिया करें, मैंने लास्ट क्लास में भी स्केच बनाया था, रात आपने कॉपी कर लिया था, वो स्केचेस को जरूर कॉपी किया करें, ये समझने के लिए बहुत आसानी होती है इसमें। बना लिया रेहान? ये क्या बात है, तो ये तो इन लोगों के पास जो है उसमें भी लिखा हुआ है, वही ना, लिख के रिटेन होगा, जब आप खुद लिखोगे रिटेन होगा, वरना तो क्लास में सो जाओगे। जब आप खुद लिखोगे, यहाँ से पढ़ोगे, एक दफा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें ध्यान में बैठती हैं। नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये समझ में आ गया ना कि ये दोनों पॉइंट इससे क्यों नहीं कनेक्ट करते। सही है। जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों की, इंशाल्लाह उतनी ही अच्छी आपकी ग्रिप होगी, पास पेपर भी उतने अच्छे होंगे। खुद ब खुद इंसान के अंदर ना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जब आप अच्छे पास पेपर्स कर रहे होते हैं ना, लेडीज अटेम्प्ट के पास पेपर जब आपसे होते हैं ना, तो खुद ब खुद एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह इस चैप्टर के बहुत अच्छे तगड़े और सब मुश्किल तरीन पास पेपर्स हैं, मुझे बार बार बोल रहा हूँ, हाँ जो पीछे जो दिए हैं बिल्कुल, कि मुश्किल तरीन पास पेपर्स हैं इसके। इससे हाई लेवल पे इसने किसी चैप्टर को टेस्ट नहीं किया, और इसमें इसके बाद इतना रूम है, और भी 25 सवाल भी बना लेगा ना, फिर भी वो और सवाल बनाने के काबिल रहेगा, इतनी इसके अंदर गुंजाइश है। हाँ ले लेंगे।
तो स्प्रिंग सितंबर होता है और या मार्च? स्प्रिंग मार्च होता है मुन्ना। अबे यार कितना टाइम हो गया तुम्हें सीए में? बचपन से। नहीं बचपन से सीए में सीरियसली कितना टाइम? 1-1.5 साल हो गया। 2020 में एएफसी किया था। एएफसी किया था। 21 में तुमने कैफ दिया होगा। तुमने स्प्रिंग भी दे दिया, ऑटम भी दे दिया, तुम्हें नहीं पता चला ये स्प्रिंग था या ऑटम था। गुड, सही है। ऑटम में नहीं आया। हर टाइम में आता है इसका सवाल, किसी ने कहा नहीं आया, इसमें है नहीं। ऑटम 21 का नहीं है, मैं कराऊंगा, अलग से दूंगा। ऑटम 21 में भाई हर टाइम का सवाल है, या इसके बगैर तो पेपर ही नहीं बनाएगा वो। नहीं ये इसका आया। हो गया कॉपी? ब्रेक करते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 7:12 हो रहे हैं ना। 7:25 पे स्टार्ट करते हैं, फिर आधा घंटा हमारे पास होगा इंशाल्लाह। इसको कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 12-13 करेंगे, इसके बाद 22 to 24 से जस्ट रीड करेंगे, इसके बाद सेक्शन 26 करेंगे। हम जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। और ये पढ़ते हैं चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी। अब ये कौन सा है सेक्शन? कौन सा है ये? सेक्शन 12 है चेंज। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? रेक्टिफिकेशन। अब आइए चेंज ऑफ नेम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अ कंपनी मे चेंज इट्स नेम। मे क्यों कह रहा है? नहीं, चाहे तो ये तो उर्दू तर्जुमा हो गया। ये तो अभी स्टैब्लिश करेंगे ना, लिंक करता है नहीं करता। नहीं, क्या वॉलंटरली तो है क्या? मतलब अगर कोई ऐसी नीड है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। सही, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन रीजन फॉर चेंजिंग इट्स नेम क्या होता है? आपका लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपका चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पर पहले आप थे एबीसी फूड, सही, अब आपने फूड बिजनेस खत्म कर दिया, आप सीमेंट में आना चाह रहे हैं, एबीसी सीमेंट हो गया ये। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जवाब दीजिएगा। एबीसी फूड हम थे, अब एबीसी हमने जो है नाम चेंज नहीं किया, सही है। हमने अपना लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करके हमने सीमेंट बेच रहे हैं। अब इस नाम में क्या मसला है और क्या होगा? अगर ये मैं सिनारियो बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ एक कंपनी है, पर 3 नंबर का 4 नंबर का सवाल दे सकता है कि वो फूड बिजनेस में थी, 10 साल से काम कर रही थी, उसका कारोबार चलना ठप हुआ, लॉसेज हुए, ये हुआ वो हुआ, कहानी सुनाएगा वो। बोलेगा उन्होंने क्या किया, अपने सीमेंट का एक प्लांट लगाया सरगोजा में, फैसलाबाद में, कहीं पे भी इकोनॉमिक जोन में और टैक्स इकोनॉमिक जोन में, और उसने जो अपना सीमेंट का काम शुरू कर दिया और सीमेंट का काम बेहतरीन चल रहा है। आप बताएं, आप कॉर्पोरेट एडवाइजर हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? कोई अगर कोई डेफिशिएंसी है इन द नेम, इफ एनी, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? बताइए, कोई डेफिशिएंसी है इस नेम में वो बताइए, और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए, एक 5 नंबर का सवाल हो गया, इसको ड्राफ्ट करें इसको। एबीसी फूड था, 10 साल से ये ऑपरेशंस में थे अपने, सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ड्राफ्ट करें, मैं 5 मिनट पूरे दे रहा हूँ आप लोगों को। एबीसी फूड था, सही है, 10 साल से बिजनेस चल रहा था, अभी बिजनेस में मसले आए, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, लॉसेस हुए, इन्होंने फूड बिजनेस अपना खत्म करके सीमेंट जो बिजनेस अपने स्टार्ट कर दिया, सीमेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एबीसी सीमेंट को छोड़ दें, अभी सीमेंट बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया, सही है। आप जो है, आपको यू आर द न्यूली अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी, सही है। एक्सप्लेन वेदर देयर इज एनी issue या non compliance with the existing name and what are the options available to the company, सही है। issue if any in the name, requirement issue if any in the name, ये सवाल अपने पास की नोट भी कर लो। issue in name if any, नंबर 1 क्या है? consequences, बल्कि नंबर 2 बताओ options available to the company, options available to company, और तीसरा क्या है? consequences if it carries on business, if it carries on business with the existing name। चलें सवाल सॉल्व करें। नेम पूरे 5 मिनट दे रहा हूं, इसको सॉल्व करें। देख के सॉल्व करना है। मैं हमेशा कहता हूं सवाल आपने देख के, जहां से लग रहा है इसका आंसर है वो सेक्शन खोलो, देख के सॉल्व करो। अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है मुझे, ड्राफ्टिंग चेक करनी है, रट्टा चेक नहीं करना। देखो कहां है ये आंसर इसका। नहीं, सेक्शन नंबर को याद करना जरूरी नहीं होता, ना याद करना जरूरी है ना लिखना जरूरी है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सॉल्व करो और भी इसी पे टाइप करके मुझे बताओ। पूरे कंप्लीट एक ही मैसेज में मुझे आंसर ड्राफ्ट करके बताएं।
थर्ड पे लिखा है मैंने consequences if it continues, सॉरी consequences क्या, अगर वो क्या लिखा है ये consequences if it continues with the similar name. या consequences if it carries on business with the similar name या existing name. दो मिनट रह गए. सॉल्व करें इसको. ये भले से अगर कोई ऑनलाइन में बैठा है प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करें. इसी तरह आपकी चीजें चेक होंगी, वरना कैसे पता चलेगा. किया, कर लिया, दिखाएं. देखिए सिनारियो को भी ना इसमें डालें. जैसे उसने बोला फूड, आप इसको आपने जर्नल लिखा है, बहुत गलत नहीं है लेकिन जर्नल है, स्पेसिफाई करें. सिनारियो को डालें, उसको बोलें कि ये जो है ये इस वजह से है, क्यों इस ये जो है ये क्यों हो रहा है, ये नाम ये है, कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं. सही है. ये है ना एक सिनारियो की इम्प्लीमेंटेशन होती है. सही सही. आपने लिखा रात, दिखाएं. वेरी गुड. सही. तुम दिखाओ, तुम दोनों में से किसी ने भी नहीं लिखा अब तक पूरा. पता नहीं क्या लिखा. पता नहीं क्या लिखा है. बहुत अच्छे. दिखाओ. ये क्या बात है, लिख लिया लेकिन पता नहीं क्या लिखा है, क्या मतलब. ये जो इस राइटिंग के साथ तुम्हें भी जाना पड़ेगा पेपर के साथ. सही किया था. देखो नॉट इन कंप्लायंस ना बहुत जनरल है. नॉट इन कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, नॉट इन कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मतलब क्या ऐसा नाम में मसला है कि नॉट इन कंप्लायंस में आ गया. नहीं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज हो गया. अगेन मैं भी आंसर भी बताता हूँ. देखो तुमने गलत नहीं लिखा है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चरिंग, तुम्हारे आंसर की स्ट्रक्चरिंग अच्छी नहीं है. तो ये अपनी स्ट्रक्चरिंग पे काम करो. कॉन्सेप्ट तुम्हारे बुरे नहीं है. अगर मैं तुम्हें इसमें 5 में नंबर दूंगा ना, तो मैं तुम्हें 2.5 दूंगा, या बहुत ही अगर कोई तुम पे एहसान करना चाहूँ तो 3 दूंगा. सही, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा. ये चीज़ कोशिश करो कि जो चीज़ समझ में आ रही है ना, अगर जहन में एक आंसर, इसका मतलब है तुम्हारे जहन में आंसर था लेकिन तुम उसको सही उतार नहीं पाए इस पर, और जाएगा ये लिखा हुआ. सही है ना. दिखाओ रेहान. नहीं ओल्ड नहीं, दिखाओ रफली रफली. मैं पढ़ लूंगा. मेरी रेटिंग भी तुम्हारे जैसी ही है, शायद तुमसे भी बुरी होगी. दिखा दो, मैं डायरेक्शन समझ लूंगा ना कि कितना कैसा लिखा है, वो मैं खुद ही आइडिया लगा लूंगा क्या है. ठीक है. एक्सपर्ट सेक्शन 10 तो ये जरूरी ही नहीं है. सेक्शन रेफरेंस नहीं देना आपने. एग्जाम में तो याद भी नहीं होगा ना सेक्शन, ऑब्वियस सी बात है.
तो अगेन आपने डिसेप्टिव लिखा, फिर नॉन डिसेप्टिव नेम क्या होता है नहीं वहां लिख दिया, फिर बाद में उसी बात को ये रिपीटेशन हो रही है, ये रिपीटेशन है। अगेन स्ट्रक्चर पे काम करो। अगेन तुम्हारे भी जहन में था आंसर, लेकिन क्या इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। वही 2.5 नंबर अगर बहुत हुआ मैं 3 दूंगा 5 में से, सही है। ये लो तुम्हारा ही ना, किसका है? तुम्हारा है। रात अब अपना आंसर रीड करो। In the given scenario, since the company is registered as carrying on a food business but currently is carrying out देखो सिनारियो की इम्प्लीकेशन कि क्या फूड बिजनेस में, फूड बिजनेस का नाम है लेकिन क्या करंटली बिजनेस कौन सा कैरी कर रही है? सीमेंट बिजनेस। The name shall be considered deceptive. डिसेप्टिव है, इनअप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट नहीं है, डिसीव कर रहे हैं। किस तरह डिसीव कर रहे हैं आप? दिखा कुछ जैसे KFC का बर्गर इतना बड़ा, जाके देखो बंदा ढूंढता है कहाँ है, सही है। वो क्या डिसीव कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट से। यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं? डिसीव कर रहे हैं। आप वो दिखा रहे हैं कि फूड है लेकिन अंदर से फूड का कारोबार ही नहीं है, आप क्या तो सीमेंट का काम कर रहे हैं, सही है। आगे पढ़िए। ये क्या था? ये सबसे पहले इन्होंने मसला बताया, यही ड्राफ्टिंग का तरीका। सबसे पहले आप सिनारियो का, आपने भी सही लिखा था, आपने सिर्फ वो इनअप्रोप्रिएट का वर्ड गलत ऐड करा, आपने फूड और सीमेंट का जिक्र नहीं किया, बाकी आपकी ड्राफ्टिंग भी सही थी, सही है। आगे बढ़िए। However, the company may change its name voluntarily with अब देखो, सॉरी मैं आपकी एक मिनट, देखो ये सबसे पहले आंसर देना था, इन्होंने ये इसको दे दिया। इशू क्या है? द कंपनीज एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस इज सीमेंट, सही है। Whereas the name depicts या reflects food business, therefore the name is in contravention of the Companies Act because it is deceptive। ये क्या आ गया? इशू इफ एनी विद द नेम। मैंने आंसर किया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। आपने सबसे पहले इसको आंसर करना है, इशू क्या था, आपने भी यही किया, सही है। अच्छा दूसरे में आप ऑप्शन बताइए अब। However, the company may change its name voluntarily with approval of the registrar. सही है। अब ये क्या है? मे चेंज वाला क्या है? ऑप्शन है टू द कंपनी, कंपनी मे चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, सही है। फिर बताइए तीसरा क्या क्या आंसर दिया आपने? कॉन्सिक्वेंसेस इफ एनी इफ इट कैरीज ऑन बिजनेस। Also, if the company does not change the name voluntarily, the registrar shall direct the company to change its name within 30 days of receipt of such direction. देखो ये ड्राफ्टिंग, आपकी भी ड्राफ्टिंग सही थी। अगर मैं आपको नंबर दूं तो 5 में से 4 दूंगा, इनका लेकिन 5 में से 5 वाला आंसर है, जब भी मैंने रीड आउट करवाया, सही है। क्या स्ट्रक्चर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट, सबसे अच्छा अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट को इन दोनों ने किया कि रिक्वायरमेंट में पूछ क्या रहा है। सबसे पहले उसने बोला इशू क्या है, दोनों ने सबसे पहले इशू बताया कि इशू क्या है कि उसका लाइन ऑफ बिजनेस ये है लेकिन वो कर क्या रहा है, सॉरी लाइन ऑफ बिजनेस ये है लेकिन नाम क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, इट मींस डिसेप्टिव है। सबसे पहला इशू डिफाइन किया। ऑप्शन क्या है? मे चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। तीसरा, अब देखो अगेन आंसर आपको खुद बताता है। जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि बुलेट में लिख के पैराग्राफ में लिख के, आपने शॉर्ट पैराग्राफ लिख के 3, ये आंसर में यही ड्राफ्टिंग हो सकती थी, आपने भी वही किया 3 लिख के। इस आंसर को आप बुलेट में नहीं लिख सकते थे, बुलेट होता तो भी 3 होते। शॉर्ट पैराग्राफ कहें, बुलेट्स कहें, ये आंसर आपको खुद बताता है कि मैं किस तरह से ड्राफ्ट होऊंगा, सही है। आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर चेंज नहीं करता तो रजिस्ट्रार डायरेक्ट करेगा उसको कि चेंज करो, और विद इन 30 डेज आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। अब अगर ये जो आपने जो ऑनलाइन वाले बच्चे ने जो लिखा है कि लायबिलिटी वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इररेलेवेंट था, इसका कोई यहाँ पे बन ही नहीं रहा था, सही है। तो ये लायबिलिटी और प्रायर नेम और ये सब का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था, सही है। अगेन देखो हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, फिर सोचें। सबसे देर से पहले इन्होंने उठाया था और सबसे सही आंसर इन्होंने दिया। मैं अक्सर कहता हूँ रीड द क्वेश्चन। हमें जो भी हमें सवाल सॉल्व करने हैं, अगेन मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, रीड द क्वेश्चन। सबसे ज्यादा टाइम देना है आपने रीड द क्वेश्चन को, नंबर 1। नंबर 2 क्या? अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। ये आपका स्टेप फॉर सॉल्विंग पास्ट पेपर है, सही है, स्पेशली केस स्टडीज या सिनारियो बेस्ड। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 3 क्या? माइंड स्केच या माइंड मैप, सही है। सबसे देर से पहले उन्होंने उठाया और सबसे पहले भी आंसर उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन दोनों पर टाइम सर्व किया अपना। आपका आंसर तकरीबन 12-14 लाइनों का था, इनका आंसर 6-7 लाइनों का था, सही है। 12-13 लाइनों का आंसर की जरूरत ही नहीं थी, इतना तो लॉ ने नहीं लिखा जितना आपने लिख दिया, सही। आपने लॉ से ज्यादा लिख दिया।
आपका भी बिल्कुल सही था, टू द पॉइंट था, सही है। और जब आप इस पे टाइम लगाएंगे ना, आप सोचिए, देखिए 5 नंबर का सवाल है, 9 मिनट है, आप 9 में से 5 इन दोनों पे लगा दें, ये जितना ही आंसर था, इसको लिखने में अगर आप लिखें, इसको दोबारा रिपीट करें, अगर मैं करवाऊं आपसे यार इसको लिखो दोबारा अपनी नॉर्मल स्पीड से, तो ये 3 से 4 मिनट से ज्यादा की राइटिंग नहीं है, ये 3 से 4 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा। वंस आपके आंसर आपके यहाँ बैठ गया तो आपका जो है आपका ये अगर पक्का हो गया, ये दोनों आपने कर लिए, ये आपका पक्का हो गया, तो ये 3 से 4 मिनट में आपका किसी भी नंबर का आप सवाल ड्राफ्ट कर लोगे। 6 नंबर का 7 नंबर का सवाल में भी आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए ड्राफ्ट करने के लिए। जो एक्स्ट्रा टाइम जो आपके पास होता है 1 मार्क इक्वल टू 1.8 मिनट, ये सबको पता है। एक्स्ट्रा टाइम जो आपके 5 नंबर के सवाल में आपके पास 9 मिनट है, इन 9 को आपने क्या तोड़ना है, 4 से 5 आपने इसको देने हैं, और बाकी जो ये 3 से 4 होंगे ये आपने इसको देने हैं, ड्राफ्टिंग को देने हैं। ये आपने इन तीनों को देने हैं, इसको आपने ड्राफ्टिंग को देने हैं। ये आपकी की है। ये अभी देखो प्रूफ भी क्लास में आपके आंसर में क्या मतलब, आप बहुत वेवर्ड गए, आपने बहुत खींच दिया, आपने शुरू किया, आपको एंड नहीं हो रहा था आपसे आंसर, ये आपके साथ मसला था, और आपको तो पता ही नहीं था आपने क्या लिखा है। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नहीं देखो, हम सब सीरियस तो देखो, हम सब आ रहे हैं, ट्रेवलिंग टाइम अपना लगा रहे हैं, एक कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसको आप जो है रिटर्न भी आपको आना चाहिए, सही है। तो ये एक सवाल है, एक प्राइम आगे देखो सवाल इसी तरह होंगे। अगर मैं इसको ड्राफ्ट कर दूं ना क्वेश्चन को, तो आईकेप के तर्ज का ही एक सवाल है, वो आपको बताएगा नहीं क्या मसला है, रेक्टिफिकेशन का वर्ड भी यूज नहीं करेगा, चेंज ऑफ नेम का वर्ड भी यूज नहीं करेगा, लेकिन आपको चीजें पकड़नी है, सही है। आओ आप चेंज ऑफ नेम पढ़ते हैं जिसके लिए हम आए थे। चेंज ऑफ नेम में कह रहा है a company may change its name, पे हमने बात कर ली, by passing a special resolution and with the approval of the rest। अब अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह वाली बातें हम जो है आगे मैं बताऊंगा कि क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे कह रहा है, जब मेमोरेंडम की और आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन पढ़ाऊंगा मैं। अभी सिर्फ इसको यहाँ तक समझे, मैं बाद में खुद ही कनेक्ट करूंगा। However, no such approval shall be required in the following case। देखो वो कह रहा है जब आपकी कंपनी कन्वर्ट हो रही है ना, जो आपकी कंपनी कन्वर्ट होती है फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, सही है, प्राइवेट टू पब्लिक हो रही है या पब्लिक टू प्राइवेट, किसी भी तरह से आपकी कंपनी की स्टेटस चेंज हो रहा है। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। तो कह रहा अगर आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, प्राइवेट से पब्लिक हो रहे हैं, पब्लिक से प्राइवेट हो रहे हैं, तो इसमें जो है आपका होता क्या है, सिर्फ आपके नाम में चेंजिंग नहीं आती। मिसाल के तौर पे मुझे अब्दुल्ला तुम जवाब दो, अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं पब्लिक लिमिटेड में, तो उसका नाम क्या रहेगा, एबीसी लिमिटेड हो जाएगा। तो वो कह रहा है इस केस में कह रहा है यार कोई ऐसे चेंजेस ही नहीं है, तो इसमें अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है, सही है, अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम कर लेंगे। वो स्पेशल रेजोल्यूशन वाली कहानी क्यों होती है, क्या है, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, सही है, क्लियर हो गया आपको। अब आइए इसको पढ़ भी लेते हैं जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है। If the only change is the addition or deletion of the word and parenthesis private या SMC private और limited और guarantee limited और unlimited, मतलब unlimited से limited हो रही है, limited से unlimited हो रही है, private से public हो रही है, public से private हो रही है, SMC से private हो रही है, SMC से public हो रही है, तो ये public से SMC हो रही है। in each and every case यहाँ पे आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्रूवल की क्या स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? यहाँ पे इस वाले नहीं, नंबर 2 वाले में जो बुलेट में लिखा हुआ है, क्या इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है, दो अलग अलग बातें हैं। वो कह रहा है चेंज ऑफ नेम में आपको क्या करना है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन है प्लस अप्रूवल, लेकिन वो अप्रूवल में क्या मना कर रहा है कि अगर आपका, तो मैं इसको लिखवा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे सेक्शन को भी, जिस तरह हमने पिछले वाले सेक्शन को हमने जो है एक ड्राफ्ट कर लिया था, इसको भी ड्राफ्ट कर लेते हैं, सही है। अगर आपको चेंज ऑफ नेम करना है तो चेंज ऑफ नेम में आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस अप्रूवल, सही है। स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी शैल पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन ऑर्डर टू चेंज इट्स नेम, फर्दर द कंपनी शैल आल्सो ऑब्टेन अप्रूवल फॉर द चेंज इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार। नंबर 1 पॉइंट हो गया। फिर नंबर 2 में क्या लिखेंगे, नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, नो सच। अगेन देखो, मैं कोई रट्टा मार के नहीं आया, मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, अगर आप लॉ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, 40 to 50% कोर्स को सिर्फ आप समझ के लिख सकते हैं। 40 to 50% कोर्स को आप समझ के लिख सकते हैं। मैंने पिछले रेक्टिफिकेशन आपके साथ लिखा था, ये वाला मैं आपके साथ लिख रहा हूं, उनको रटने की जरूरत नहीं है। जो जैसे नेम का था, पेट्रोनेज वाले जो था, वो रटने की जरूरत है,
उसमें आप हेल्पलेस हैं, कोई कह देगा यार इसकी कोई टिप है, इसकी कोई टिप नहीं है, लेकिन इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या नो सच अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड, अब्दुल्ला कहाँ पे, अगर स्टेटस चेंज हो रहा है शैल बी रिक्वायर्ड इफ, चलो तुम ही लिखवाओ मुझे, इफ द स्टेटस ऑफ द कंपनी इज चेंज्ड। अब अगेन मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज, दैट इज कन्वर्टेड। अब अगेन ये मैं लॉ की वर्डिंग नहीं लिख रहा, सिर्फ तुम्हारी जितना तुम लिखते हैं मैं उतना लिख रहा हूँ। कन्वर्टेड फ्रॉम, अब लिख दो सारे, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, या एसएमसी, और सारी कहानी लिख देना, खत्म हो गया ड्राफ्ट की सेक्शन। कोई जरूरत ही नहीं है इसमें याद करने की। आईकेएफ के एग्जामिनर को आपने ये बताना होता है कि मुझे आता है। हाँ, जेल और शायद नहीं बनना कभी भी आईकेएफ के एग्जामिनर के साथ। चलें इसको करें, फिर हम सेक्शन 13 करते हैं, और 22 to 24 तो बस 1 मिनट का है, वो बस मैं जस्ट रीड करूंगा उसको आज के बाद आपने भी कभी नहीं पढ़ना है। कर लिया इसको कॉपी? क्या हुआ? कर लिया अब्दुल्ला? अब 22 to 24 पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद सेक्शन 13 करके क्लास को एंड करेंगे। 22 to 24 में कह रहा है पब्लिकेशन ऑफ अ नेम ऑफ अ कंपनी, एवरी कंपनी शाल डिस्प्ले इन अ कॉन्स्पिशियस पोजीशन कैरेक्टर इट नेम। इसका मतलब ये वही नेम और इनकॉर्पोरेशन नंबर जो है आप हर रजिस्टर्ड ऑफिस के आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस आप दिखाएंगे। जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, जिसमें आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस जो वो होता है जो आप एड्रेस देते हैं सीसीबी को कि कोई भी कम्युनिकेशन हो तो यहाँ भेजना। You may have multiple places of business, सही है, but you have to nominate a single place which will be called as a registered office, सही है, out of those multiple places। वो आपकी मर्जी, आप फैक्ट्री को रजिस्टर्ड ऑफिस कर दें, हेड ऑफिस को कर दें, किसी भी चीज़ को कर दें, वो आपकी मर्जी पे होता है। तो कह रहा भाई आप जो बड़ा बड़ा सा नाम लिखें ऐसा कि भाई समझ में आए कि हाँ भाई ये कंपनी ये है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हार्बर फ्रंट जाओगे, इतनी सारी कंपनियां कहीं भी नाम नहीं लिखा, वहाँ उनके फ्लोर पे लिखा होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, सही है। इन लेटर्स इजली लेजिबल इन इंग्लिश और उर्दू, आपकी ऐसी राइटिंग में नहीं होना चाहिए, सही है, जैसे मैंने लिखा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो मैं खुद भूल गया था रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है मैंने, सही है। इन इंग्लिश और उर्दू, सही है, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू चलेगी। डिस्प्ले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये कोई भी नहीं मानता, ये वाली सब नॉन कंप्लाइंट है। वो कहता है कि अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में कहीं लगा दो चिपका के कि भाई हमारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। कॉपी ऑरिजिनल क्यों लगा देंगे, वो ले गया तो फिर काम हो गया। गेट इट्स नेम एड्रेस ऑफ इट रजिस्टर्ड ऑफिस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट एड्रेस इफ एनी, प्रिंटेड ऑन लेटर हेड। लेटर हेड होता है कंपनी का, एक कोई भी कंपनी होती है उसका अपना लेटर हेड होता है। लेटर हेड क्या होता है, एक जिस उसका नाम होता है, लोगो होता है, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें होती है, वेबसाइट वगैरह, सही है। वो बोल रहा है कि भाई ये सारे जो है डॉक्यूमेंट में, नोटिस में, अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन में लगा दें। हैव इट्स नेम मेंशन इन लेजिबल इंग्लिश और उर्दू कैरेक्टर इन ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इंडोर्समेंट, चेक्स, ये वो आपकी जो आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा था, रिसीट एंड लेटर्स ऑफ द क्रेडिट ऑफ द कंपनी। हैव इट्स नेम इनग्रेव्ड इन लीगल फॉर्म ऑन इट्स कॉमन सील। सील क्या होती है, एक लोहे की एक होती है जिसपे नाम इम्बोज होता है, एक होती है स्टैम्प, देखिए होगी आप लोगों ने घरों में, कहीं स्कूल में स्टैम्प होती है, सही, इंक भरते हैं उसमें, ये इंक वाली नहीं होती, ये लोहे की होती है। लोहे पे जो है नाम लिखा हुआ होता है, उसके आपकी मर्जी, आप इस तरह का शेप रखें, गोल रखें, चकोर रखें, तो वो जब आप कोई भी पेपर उसके अंदर रखते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं, तो ये नाम जैसे ये प्रिंट हुआ ना, वो इम्बोज हो जाता है पेज पे, इम्बोज इनग्रेव्ड हो जाता है, सही है, लिखा नहीं जाता, वो इम्बोज हो जाता है पेपर पे, सही है। ये बिल्कुल एक फालतू सा सेक्शन था, इसको आपने आज के बाद नहीं पढ़ना है, तो ये जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ कि भाई ये कोर्स में शामिल था, हमने उसको पढ़ लिया। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अब आप लोगों को चेंज और रेक्टिफिकेशन का समझ में तो आ गया ना, चेंज और रेक्टिफिकेशन, ये चेंज नहीं, इन्होंने चेंज अगर कर लेते तो ये चेंज में आ जाता, अब इन्होंने नहीं किया तो ये रेक्टिफिकेशन वाले आप लोगों ने बातें लिखी कि अब इनको रेक्टिफाई करना है, सही है, समझ में आ गया। रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है, कोई गलती हो गई है उसको सही करना है। चेंज तो कभी भी हो सकता है, जैसे हमारी कंपनी का नाम तो पहले था मैटको राइस, अब उन्होंने रख दिया मैटको फूड्स कर दिया, ये क्या है, चेंज है। जैसे एंग्रो फूड्स की जगह क्या हो गया, फ्राइजलैंड कैंपिना, फ्राइजलैंड कैंपिना एंग्रो फूड्स था पहले, उन्होंने फ्राइजलैंड कैंपिना कर दिया, तो ये क्या है, ये चेंज ऑफ नेम होता है। आइए अब लास्ट सेक्शन ऑफ द डे पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं।
रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड अफेक्ट देयर ऑफ, ये एक अच्छा सेक्शन है। अगेन इससे भी कोई सिनेरियो बेस बन सकता है। ये भी अनटच अनटैप सेक्शन है, ये कभी भी इससे बना सकता है। एक सेक्शन था जिसमें इसने ना जो 10 नंबर का सवाल पूछा है, वो पिछले 10 सालों में उसने एक सवाल पूछा था उससे। बिल्कुल बच्चे ऐसे, हालांकि मैं उसको चार्ट बना के समझाता था, वही चार्ट मैं आप लोगों को बना के समझाऊंगा। वही चार्ट उठा के उसने जो है पूरा सवाल में पूछ लिया कि बताओ क्या होगा। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को अंदाजा होगा। उसका कोई पास पेपर नहीं, सिर्फ एक पता नहीं 4-5 साल पहले एक स्ट्रेट सवाल आया था। उस दफा उसने 10 नंबर का उससे सवाल पूछा और टेक्निकल सवाल पूछा, और बच्चों को पहला सवाल वही पूछा। अब जो आपको पता है ना, आईके एग्जामिनर भी टॉर्चर देने की मशीन होता है। सबसे पहला सवाल ही वो मुश्किल पूछता है कि आप वहीं तय हो जाएं। रेक्टिफिकेशन सेक्शन 13 हम कर रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। सही है, 13 है इफेक्ट ऑफ। अगेन देखिए, ये अभी गलतियां हो रही हैं, इंशाल्लाह ये गलतियां इंप्रूव हो जाएंगी। जो सही लिख रहा है वो कोशिश करे कि और बेहतर करे और इस अपने ट्रैक को मेंटेन रखे, और जिसकी जो गलतियां हैं उसको पॉजिटिव ले और आगे बढ़े, ताकि ये चीज दोबारा ना हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम, सॉरी इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन को लिख दिया मैं। क्या कह रहा है ये, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम। रजिस्ट्रेशन के क्या इफेक्ट हैं, चलें आइए इसको रीड करते हैं। वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या कह रहा है, वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम द रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम ऑन द रजिस्टर इन प्लेस ऑफ द फॉर्मर नेम। तो ये एंग्रो फूड्स था, देखिए अब सारी कम्युनिकेशन जो भी थी सारी एंग्रो फूड से होती थी। अब क्या हो गया, फ्राइजलैंड कैंपिना हो गया, फ्राइजलैंड कैंपिना। अब वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार की क्या जिम्मेदारी है, कंपनी ने सारी अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली तो अपने पास भी नाम को चेंज कर ले। एंड शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। जब भी कंपनी का नाम चेंज होता है तो एक रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होती है। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्यों, ऑन चेंज ऑफ नेम, ऑन चेंज ऑफ नेम। सही है, ये जो है वो देता है। क्या पढ़ा अभी तक हमने, जब कंपनी का नाम चेंज होगा तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, नया नाम डालेगा इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, और इशू क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। सही है, यहां तक हमने पढ़ लिया, समझ लिया। ऑन द इशू ऑफ सच अ सर्टिफिकेट द चेंज ऑफ नेम शैल बी कंप्लीट। और अगेन चेंज ऑफ नेम का भी एक प्रोसेस होगा। अगेन हम जब मेमोरेंडम आर्टिकल में जाएंगे उसको देखेंगे, रेजोल्यूशन पास होगा, फिर अप्रूवल यहाँ से भी कनेक्ट करेंगे, चीजें ओवरऑल देखेंगे। सही है, अभी आपको समझने के लिए क्या, 2 चीजें अभी तक हमने इसके अंदर पढ़ी। सही है कि अगर कभी भी चेंज ऑफ नेम होगा तो रजिस्ट्रार नया नाम डालेगा पुराने नाम की जगह, और क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। और जैसे ही वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम इशू कर देगा, इट मीन process of change of name is complete. Now the name has been changed with the date, with the effect from the date mentioned in the certificate. सही है। इसके बाद क्या करें, वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम। अब यहां से एक टेक्निकल बात है, इट शैल कंटिन्यू, बल्कि नहीं यहां से नहीं, सॉरी आखिरी पैराग्राफ में, वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम इट शैल कंटिन्यू टू मेंशन इट्स फॉर्मर नेम अलॉन्ग विद इट्स न्यू नेम ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन। सही है। अब देखो कह ही रहा है कि देखो कह रहा है यार, जब तुम्हारा नया नाम, अब जैसे एकदम से अगर ये फ्राइजलैंड कैंपिना आ गया, कोई बंदा कल को ऑफिस आया, वो देख के परेशान हो गया कि फ्राइजलैंड में तो गलत जगह आ गया। होता है ना यार, आप नहीं, आपको नहीं पता, आप इन्वॉल्व डे टू डे उनके ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, आप कल को उनके पास पहुंच गए और ये नाम देख के तो आप घबरा जाएंगे। तो बोला वो सही है, तुमने नाम चेंज कर दिया, ये तुम्हारा राइट था, किसी रीजन से तुमने नाम चेंज किया, लेकिन तुम अपने नया नाम के साथ अपना पुराना नाम भी शो करोगे। कब तक शो करोगे, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन एंड इन एवरी डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट में शो करेंगे, और नोटिस फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। कौन सी सर्टिफिकेट रयान? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। वेरी गुड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। क्या पढ़ा अभी तक अपने सेक्शन में, दोबारा रिपीट करते हैं। जब भी कंपनी का नाम चेंज होगा तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, नए नाम को इंक्लूड करेगा, पुराने नाम को हटा देगा, और इसके बाद क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा जो कि क्या कहलाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। जैसे ही वो सर्टिफिकेट दे देगा, क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब कंपनी की इसके अंदर क्या जिम्मेदारी है, कंपनी क्या करेगी, शो करेगी, क्या एग्जिस्टिंग नेम के साथ पुराना नाम शो करेगी आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एवरी नोटिस और डॉक्यूमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। सिर्फ 90 डेज नहीं लिखना है, गलत है, नंबर काटेगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट मेंशन द सर्टिफिकेट और फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट, एक ही बात। सही है, क्लियर हो गया यहां तक?
अब आइए आखिरी पैराग्राफ इसका पढ़ते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है। द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। हम तोड़ के पढ़ेंगे इसको। क्या है? द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशन। राइट होता है कि हमारा हक, ऑब्लिगेशन मतलब हमारी जिम्मेदारी। सही है। वो कह रहा है कि अगर आपने नाम चेंज करके एंग्रो फूड से फ्राइजलैंड कंपनी हो गया, अगर मिसाल के तौर पे एंग्रो फूड का था रिसीवेबल और यहाँ पे पेबल भी था, दायरे दोनों चीजें होंगी। सही है। रिसीवेबल था 100 मिलियन का, अब पेबल था इनका 120 मिलियन का। पेबल क्या होता है? जो आपको देने, रिसीवेबल क्या है? जो आपको लेने। सही है। अब वो कह रहा है कल को एंग्रो जो है अपने जो है कस्टमर के पास गया, उसने बोला मैंने तुम्हें सेल करी थी, लाओ मुझे मेरा पैसा दो। कस्टमर बोला मैंने, तुम तो फ्राइजलैंड कंपनी ना हो, मैंने तो एंग्रो से माल खरीदा था, मैं तो एंग्रो को पैसे दूंगा, अब एंग्रो है ही नहीं तो मैं तो नहीं दे रहा। तो वही लॉ कह रहा है कि ऐसा नहीं है, इससे आपकी राइट्स और ऑब्लिगेशन इंपैक्ट नहीं होंगी, चाहे आप वही कंपनी है। चेंज ऑफ नेम से ऐसा नहीं होता कि आपकी जो राइट्स और ऑब्लिगेशन आपकी इंपेयर हो जाएं, अफेक्ट हो जाएं। जैसे पहले आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थी, वही राइट्स और ऑब्लिगेशन आपकी आज ही मौजूद है। आपको कुछ लेना था किसी से तो वो आप रिकवर कर सकते हैं, अगर आपको किसी को कुछ देना था तो वो भी आपने देना है। आप ये नहीं बोल सकते कि तुमने उधार तो एंग्रो को दिया था, मैं तो फ्राइजलैंड कंपनी ना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ थोड़ी सी फोकस रखिएगा, 5 मिनट का सेक्शन ही हो जाएगा। पहले में हमने क्या पढ़ा? शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी और रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी। कह रहे हैं अगर कोई भी केस, कोई सूट फाइल करना चाह रहा है कंपनी पे या हुआ है जो भी है, वो डिफेक्टिव नहीं होगी थ्रू चेंज ऑफ नेम। आप ये नहीं बोल सकते कि तुम तो पहले एंग्रो थे, तुमने केस किया था, मुझ पे तो पहले केस एंग्रो ने किया था, अब तुम्हें फ्राइजलैंड कैंपिना, तुम तो फ्राइजलैंड कैंपिना हो गए, तुम्हारा केस खत्म हो गया। नहीं। और आप भी अगले को ये नहीं कह सकते कि तुमने हम पे जो केस किया था वो तो एंग्रो पे किया था, अब तो हमने नाम चेंज कर लिया। ऐसा हो तो फिर हर बंदा नाम चेंज कर ले। नाम चेंज करने में क्या, मेमोरेंडम भी तो अमेंड करवाना है, नाम चेंज के लिए लायबिलिटी खत्म हो गई। जब वो क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है कि आपके राइट्स, पहली बात में क्या कहा, राइट्स और एप्लीकेशन आपके इंपेयर नहीं होंगे। दूसरी बात में क्या कह रहा है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है वो डिफेक्टिव नहीं होगी बाय और अगेंस्ट द कंपनी। बाय मतलब कंपनी ने की हो, अगेंस्ट मतलब उस पे किसी ने केस किया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग that might have been continued or commenced against the company that might have been। मिसाल के तौर पे एंग्रो ने एक बैंक लोन लिया, एंग्रो ने एक बैंक लोन लिया, सही है। अब बैंक लोन जब लिया एंग्रो फूड्स था, जब डिफॉल्ट कर गया तो क्या हो गया, फ्राइजलैंड कैंपिना हो गया। डिफॉल्ट कर गया तो फ्राइजलैंड कैंपिना हो गया। अब आइए पढ़ते हैं इसको दोबारा। तो क्या कह रहे हैं, एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग दैट माइट हैव बीन कंटिन्यूड और कमेंस, जो कंटिन्यू होती, पहले चलती आ रही थी, किसी वजह से रुक गई, कंटिन्यू होती या शुरू होती किस पे, बाय इट्स फॉर्मर नेम against the company by its former name may be continued or commenced against the company by its new name। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक को ये नहीं बोल सकते कि हमने तो तुमने तो एंग्रो पे केस करना था, अब तो हम फ्राइजलैंड कैंपिना होगा तो हम पे केस नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि नहीं, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू या कमेंस हो सकती है तुम्हारे इस नाम पे, तो वो इस नाम पे भी हो सकती है। और क्रक्स ये है कि नाम चेंज करने से ना आपकी राइट्स और ऑब्लिगेशन इंपैक्ट होंगी, ना आपकी कोई लीगल प्रोसीडिंग आपने की है किसी पे, या आप पे किसी ने की है, या कोई आप पे कर सकता या आप किसी पे कर सकते, वो भी इंपेयर नहीं होंगी। एक दफा सेक्शन को रीड कर लें। अगर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम बोलता है तो भी ये लिखेंगे। बात अगर तो सवाल की रिक्वायरमेंट में वर्ड ऐसा डाल देता है कि कंफ्यूज करता है कि यार क्या लिखना है इसके अंदर, अफेक्ट बोले और चेंज ऑफ नेम या रजिस्ट्रेशन के अफेक्ट बोले, सही है। तो दोनों चीजों में यही आंसर लिखना है। क्लियर है, समझ में आ गया क्या क्रक्स था इसका। ये कंपनी जब भी नाम चेंज करेगी अपना, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, नया नाम रखेगा, अपनी बुक्स में डालेगा, पुराने नाम को हटा देगा और क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जो क्या कहलाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। ऑन द इश्यूज ऑफ सच अ सर्टिफिकेट वो क्या होगा, चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपने जब नाम चेंज कर लिया, तो नाम आप जो पुराना नाम जो है नए नाम के साथ शो करेंगे आफ्टर एवरी और प्लेस ऑफ बिजनेस, और क्या कोई भी डॉक्यूमेंट है, नोटिस है, वहां पे करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। सही है। आखिरी में उसने क्या बताया, अगर आपने नेम चेंज कर लिए तो कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आपके इंपेयर नहीं होंगे, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग आपकी डिफेक्टिव नहीं होगी बाय और अगेंस्ट द कंपनी। और तीसरी बात क्या बताई, कोई भी ऐसी लीगल प्रोसीडिंग जो आपके खिलाफ कंटिन्यू हो सकती या कमेंस हो सकती, वो आप पुराने नाम से, वो आपके नए नाम से हो सकती है।
चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।